जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एआर स्टडी जोन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके PYQs हैं सारे और एक्सपेक्टेड प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपका पहला प्रश्न होगा यहाँ पर, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था साथियों मोहनजोदड़ो। चलिए आगे देख लेते हैं। इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, जो सबसे विशाल नगर हुआ करता था। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। चलिए ऑप्शंस देखते हैं इसके। गुजरात में स्थित लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। प्रश्न नंबर 4 है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। लोहे का प्रयोग बाद में उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद, जैसा कि आपको पता है कि वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद होने वाला है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहने वाला है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र जो है साथियों आपके ऋग्वेद में है। चलिए आगे देख लेते हैं। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका वैदिक काल में आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार जो है पशुपालन और कृषि था। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी राइट होगा। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने की थी, जिन्हें हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 10, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। आई होप साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है साथियों 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 11, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया, बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका बुद्ध को जो है बोधगया में बोधि वृक्ष, जिसे हम पीपल कहते हैं, पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपका बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का पहला उपदेश जो साथियों सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु जो है साथियों कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो मृत्यु होती है उसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है साथियों आपका, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका,
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री साथियों चाणक्य था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 19, अशोक जो है किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है साथियों मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश के महान शासक और बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है साथियों आपका, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो अशोक ने जो है साथियों कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। साथियों आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना, लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है साथियों आपका, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम साथियों इंडिका है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन साम्राज्य और प्रशासन का सुंदर वर्णन हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था ईरान के साइरस ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर आपका 24, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने जो साथियों आपके 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका अगला प्रश्न होने वाला है 25, सिकंदर का सामना किस भारतीय राजा से हुआ था? तो सिकंदर का सामना हुआ था साथियों, भारतीय राजा कौन थे? पोरस। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका अगला प्रश्न है 26, गुप्त वंश का शासक कौन था? तो गुप्त वंश का शासक था साथियों श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है आपका, समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा? तो समुद्रगुप्त को जो है वीए स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपको अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 29, विक्रमादित्य किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो विक्रमादित्य जो है आपके चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपके गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ। गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। साथियों अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो है आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट जो है महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है आपका, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है आर्यभट्टी, और एक और पुस्तक इनकी आपको याद रखनी है, सूर्य सिद्धांतिका। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, दशमलव प्रणाली का विकास मूलतः कहाँ हुआ है? तो दशमलव प्रणाली का विकास जो है साथियों मूलतः भारत में हुआ है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 34, ये भी वही क्वेश्चन साथियों रिपीट हो गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत कब आया था? यह आया था साथियों आपके चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर। अगला प्रश्न है आपका, इसको डिस्कस कर लेते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। फायान गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके शासनकाल में बौद्ध ग्रंथों की खोज में आया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36, चीनी यात्री हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था?
तो हिमसांग आया था साथियों आपके हर्षवर्धन के समय। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी जो साथियों कन्नौज में स्थित थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है आपका, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक है बाणभट्ट। और कालिदास ने किसकी रचना करी थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो संगम साहित्य की भाषा कौन सी होने वाली है? तो संगम साहित्य की भाषा है आपकी तमिल। दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत संगम साहित्य जो तमिल भाषा में है। अगला प्रश्न है आपका, चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी तंजौर थी। अगला प्रश्न है, चोल शासक विजयालय ने तंजावुर को जीतकर अपनी राजधानी बना लिया था। प्रसिद्ध राजा राजराज प्रथम किस वंश से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध राजा राजराज प्रथम जो है चोल वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका, बृहदेश्वर मंदिर जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, ये कहां पर स्थित है? तो ब्रह्मदेश्वर मंदिर जो है साथियों आपके तंजौर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट होने वाला है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश से संबंधित है? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है पल्लव वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। तो अगला प्रश्न है आपका, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है साथियों आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाओं में राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर अद्भुत है। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है आपके चोल काल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, भारत और विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? तो भारत और विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 48, प्राचीन काल में तक्षशिला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह आपके शिक्षा के केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। तक्षशिला पूरे विश्व में उससे उच्च शिक्षा, आयुर्वेद और राजनीति की शिक्षा के लिए विख्यात हुआ करता था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे प्रमुख मूल सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का सबसे प्रमुख मूल सिद्धांत है अहिंसा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा के तहत जीवों पर हिंसा न करने को सर्वोच्चतम माना गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख व्यवहारिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख व्यवहारिक सिद्धांत माना जाता है मध्यम मार्ग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी बहुत सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बुद्ध ने ना तो अत्यधिक विलासिता और ना ही अत्यधिक कठोर तप की वकालत की, बल्कि मध्यम मार्ग उन्होंने चूज करा था। अगला प्रश्न है आपका 51। साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताएं, या आपके 100 प्रश्नों में से कितने सही होते हैं ये भी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित या सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों में उत्तम और अत्यंत पवित्र माना गया है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं, सभा और समिति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो राजनीतिक संस्थाओं द्वारा सभा और समिति का उल्लेख जो है आपके सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 53। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है आपके 18। अगला प्रश्न है आपका, और इसमें जो है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ये आपको याद रखना है। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए रचे गए वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग कितने हैं आपके? वेदांग है आपके 6। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। यहाँ पर 6 वेदांग दिए गए हैं, शिक्षा, कल्प,
व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक थे ऋषभदेव। इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है आपका सिंह। अगला प्रश्न है आपका 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह, जिसे हम शेर कहते हैं, यह है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह और पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह और पवित्र पुस्तक जो है आपकी त्रिपिटक है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद जो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है आपके वैशाली में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय शासनकाल में वैशाली में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो सम्राट अशोक के संरक्षण में जो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। साथियों, आपके कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से आपका एक प्रश्न लगभग बनता ही था। आपको ये चारों संगति को अच्छे से देख लेना है कि कौन सी संगति कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। चलिए इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगति जो है मौर्य सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ संपन्न हुई? तो चौथी बौद्ध संगति जो है आपकी कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। ये कनिष्क के उसमें चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण राजा कनिष्क के समय हुई, जहां बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बट गया था। अगला प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण हैं? तो सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है आपके ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, उसके पहले हम ये इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अशोक के भारत में पाए गए अधिकांश शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस प्रसिद्ध अशोक स्तंभ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ प्रसिद्ध कौन सा है? सारनाथ का। चलिए इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक सिंह चतुर्भुज स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की विशाल प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की विशाल प्रशासनिक राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। प्रश्न नंबर 67, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्पमित्र शुंग ने की थी? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, जिसकी हत्या जो है पुष्पमित्र ने की थी। अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्पमित्र सिंह ने जो है 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, मौर्योत्तर काल में शुंग वंश का स्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। बृहदत्त का वध करके पुष्यमित्र शुंग ने प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य यानी शुंग वंश की स्थापना की थी। प्रसिद्ध राजा कनिष्क किस महान राजवंश का शासक था? तो प्रसिद्ध राजा कनिष्क जो है आपका कुषाण राजवंश का शासक था। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये आपके 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है आपका, कुषाण शासक कनिष्क की मुख्य राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कुषाण शासक कनिष्क की मुख्य राजधानी जो है आपके पुरुषपुर पेशावर में स्थित थी। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लास्ट के एंड तक वीडियो तक बने रहे। आपका यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
कनिष्क की मुख्य राजधानी पुरुषपुर वर्तमान पेशावर पाकिस्तान थी और दूसरी राजधानी जो है आपकी मथुरा थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान आयुर्वेदाचार्य चरक किसके राजवेद दरबार में थे? तो ये आपके कनिष्क के दरबार में चरक थे। अगला प्रश्न है आपका 72, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान चरक कनिष्क के राजवेद थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। अगला प्रश्न है आपका, माध्यमिक सूत्र के प्रणेता महान विद्वान नागार्जुन किस धर्म के दार्शनिक थे? तो ये आपके बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं बेसिक सी। नागार्जुन बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के प्रकांड विद्वान थे जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह महानतम शासक कौन था जिसने अनेक विजय प्राप्त की थी? तो यह आपका समुद्रगुप्त था। ऑप्शन सी राइट होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, समुद्रगुप्त की विजयों का गान करने वाली प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ये आपके हरिसेन है। और कादम्बरी जो है बाणभट्ट ने लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और संधि विग्रहिक सचिव थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास किसके नवरत्नों में शामिल थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य कहते हैं, उनके नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, विश्व प्रसिद्ध नाट्य अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं महाकवि कालिदास जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीति और व्यावहारिक कहानियों के प्रसिद्ध संग्रह पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है आपके विष्णु शर्मा है। साथियों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में, बहुत सी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, तो इसको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, पंचतंत्र गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा मानव को नीति सिखाने के लिए लिखी गई थी। प्राचीन कामशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कामसूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन है। सम्राट हर्षवर्धन किस प्रसिद्ध राजवंश से संबंधित था? तो सम्राट हर्षवर्धन जो है आपके वर्धन वंश पुष्यभूति वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन की कन्नौज सभा में किस चीनी यात्री को विशेष सम्मान मिला? तो हर्षवर्धन की कन्नौज सभा में जो है हेनसांग को विशेष सम्मान मिला। अगला प्रश्न होने वाला है, दक्षिण भारत के प्रतापी चालुक्य वंश की मुख्य राजधानी क्या थी? तो दक्षिण भारत के प्रतापी चालुक्य वंश की मुख्य राजधानी वातापी बादामी थी। साथियों आप लोगों को वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहना है ताकि आपका पूरा रिवीजन यहाँ से हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताएं। महान शासक पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है आपके चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं आपको, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है आपकी मान्यखेत में थी। ऑप्शन बी राइट हो जाने वाला है। राष्ट्रकूट वंश अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल और बिहार के मध्यकालीन पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ऑप्शन सी राइट होने वाला है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका यहाँ पर, नौसैनिक शक्ति और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध चोलों का महान शासक कौन था? तो चोलों का महान शासक कौन था? राजराज प्रथम। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग जो आपके गुप्त काल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग और ज्ञान का प्रमुख प्रतीक क्या है? तो यह आपका धर्मचक्र है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को वर्तमान में क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो है वर्तमान में चित्रलिपि या फिर अपठित
माना जाता है? अगला प्रश्न है आपका 89, हिंदू सभ्यता का अनूठा नगर धोलावीरा वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो धोलावीर जो है वर्तमान गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जो 3 भागों में विभाजित और जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य देने वाला कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका अर्थ है काली चूड़ियां। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी साथियों आपके हरियाणा में है। चलिए इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित सिंधु सभ्यता का एक अत्यंत विशाल क्षेत्र है। प्राचीन गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के तट पर था? तो यह आपके भोगवा नदी के तट पर स्थित था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। सिंधु सभ्यता में उत्कृष्ट जल संचयन प्रणाली या जलाशय कहाँ है? तो सिंधु सभ्यता में उत्कृष्ट जल संचयन प्रणाली का जलाशय ये आपके धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा में स्थित पत्थरों से निर्मित उन्नत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और जलाशय मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदू कानून की सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुस्तक किसे माना जाता है? तो इसे मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति को प्राचीन भारतीय समाज का सबसे पुराना कानूनी ग्रंथ माना गया है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत के मूल रचयिता कौन थे? तो महाभारत के मूल रचयिता कौन थे? ये आपके महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, जिसका प्राचीन नाम जय संहिता था। महान महाकाव्य रामायण के मूल रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ये आपके महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में मूल रामायण महाकाव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है आपका, कुमारगुप्त द्वारा स्थापित ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान के किस राज्य में है? तो कुमारगुप्त द्वारा स्थापित ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान के बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 98, ऐतिहासिक विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो विक्रम संवत की स्थापना की थी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न है आपका 99, भारत के बाहर विदेशों श्रीलंका मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है आपका और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, प्राचीन भारत का भूभाग की दृष्टि से सबसे बड़ा और सुसंगठित साम्राज्य कौन सा था? तो ये प्राचीन भारत का भूभाग की दृष्टि से सबसे बड़ा और सुसंगठित साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। साथियों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अखंड भारत अफगानिस्तान से कर्नाटक तक में फैला सबसे बड़ा साम्राज्य था। साथियों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें जरूर बताइएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ जरूर बोल देना, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए क्लास को एंड यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।